आदाब, महाराष्ट्र न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। पहले हेडलाइंस। नीलम गोरे के हालिया बयान पर संजय राउत ने एनसीपी एससीपी सरबराह शरद पवार की तनकीद की। कहा, शरद पवार भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकते पीछे। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से मुंबई के हज हाउस में 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद। ट्रेनर्स को ज़रूरी महारतों की दी जा रही है तरबियत। उलमा के एक वफ्द ने थाने के पुलिस कमिश्नर आशुतोष डोमरे से की मुलाकात। मुमरा और दीगर इलाकों में मनशियात के कारोबार में इजाफे पर जाहिर की तशवीश। अकोला में यूनानी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। रियासत भर से डॉक्टरों की शिरकत। यूनानी तरीक़े इलाज और डॉक्टरों को दरपेश मसाइल पर हुई गुफ्तगू। और खबर तफसील से। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से मुंबई के हज हाउस में हज 2025 के लिए 2 रोज़ा ट्रेनर्स प्रोग्राम जारी है। इस प्रोग्राम का मकसद ट्रेनर्स को ज़रूरी महारतों से आरास्ता करना है ताकि हज 2025 के लिए हिंदुस्तानी आज़मीन की रहनुमाई की जा सके। हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन AP अब्दुल्ला कुट्टी ने ट्रेनर्स पर जोर दिया कि वह आज़मीन को जदीद तरीन सहूलियात, इख्तरात और तब्दीलियों से आगाह करें ताकि वो आसानी से हज के उमूर अंजाम दे सकें। पहले दिन हज ऑपरेशंस और व्यवहार हज एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक्नोलॉजी पर 2 अहम इजलास मुनक़िद किए गए, जिसमें रवानगी से वापसी तक हज के सफ़र के तमाम ऑपरेशनल, लॉजिस्टिक एंड इंतज़ामी पहलुओं पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया था। मुमरा, भिवंडी थाने और आसपास के इलाकों में मनशियात के बढ़ते हुए कारोबार और मनशियात के इस्तेमाल को लेकर आज मजहबी रहनुमा मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ, सदर ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा की सदारत में उलमाए किराम और दानिशवरों के एक वफ्द ने थाने के पुलिस कमिश्नर आशुतोष डोमरे से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें इन शहरों में बढ़ती हुई मनशियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। मौलाना मोइनुद्दीन ने कहा कि मुमरा और भिवंडी में मनशियात का खुलेआम कारोबार इंतहाई काबिल मजम्मत है और तशवीशनाक है। उन्होंने उलमा किराम और मसाजिद के इमामों से अपील की कि वो मसाजिद में मुनशियात के ख़िलाफ़ मुहिम चलाएं ताकि माशरे में इस बुराई को फैलने से रोका जा सके। मौलाना मोइन ने बताया कि मुमरा में हमें मुनशियात फ़रोख्त होने की बहुत सी शिकायत मौसूल हो रही हैं, लेकिन आज पुलिस कमिश्नर डोमरे ने कहा कि जो कोई भी मुनशियात फ़रोख्त करते हुए देखे या जिसे सही जानकारी मौसूल हो, वो बरह रास्त उन्हें फ़ोन करे या मैसेज करे या फ़ोटो भेजे। थाने पुलिस कमिश्नर जनाब आशुतोष डुमरे साहब से मुलाकात की और नशे के ताल्लुक से जो है उलमाए कराम अइम्माए मसाजिद ने के एक बड़े वफ्द ने, एक बड़े डेलीगेशन ने मुलाकात की। जिस तरीके से थाना शहर में ख़ास तौर पर मुमरा, कौसा, सिलफाटा, थाना राबोड़ी और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां नशा बहुत आसानी से मिल रहा है। भिवंडी तो नशे के ताल्लुक से कमिश्नर साहब को एक मेमोरेंडम ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा ने दिया है कि नशा फरोशों के खिलाफ, ड्रग्स को जो बेचते हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई के लिए गुजारिश की गई है। सारे उलमा इम्मा ने, वो लोग जो नशे का कारोबार करते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नशे के ज़रिए जो है वो हमारी नौजवान नस्लें तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। हमारा जो मुस्तकबिल है, फ्यूचर है हमारी कौम का, हमारे देश का, हमारे नौजवान, वो बुरी तरीके से ड्रग्स ले लेके बर्बाद हो रहे हैं। एक पूरी जनरेशन ख़त्म हो रही है। तो इसी ताल्लुक से आज थाना पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई। सारे उलमा इम्मा ने मुलाकात की और ये गुजारिश की उनसे कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ड्रग डीलरों पर होनी चाहिए। यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन अकोला के ज़ेर एहतमाम हकीम अजमल खान की याद में यूनानी डे के मौके पर महाराष्ट्र जमालिया यूनानी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में अकोला ज़िले के रियासत से मुख्तलिफ शहरों से यूनानी डॉक्टर्स ने
बड़ी तादाद में शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह रुकन असम्बली साजिद पठान ने किया, जबकि एमएलए नितिन देशमुख, डॉक्टर अनिल तोशनीवाल बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर इमरान असलम ने मेहमानों का खैर मकदम करते हुए कॉन्फ्रेंस के मकासद से आगाह किया। इस मौके पर डॉक्टर तस्वीर अहमद ने यूनानी डॉक्टर्स की मुश्किलात को उजागर करते हुए दोनों अरकान असम्बली से दरख्वास्त की कि वो इन मसाइल को रियासती हुकूमत के सामने उठाएं। दोनों ने यकीन दिलाया कि वो यूनानी डॉक्टर्स की तमाम मुश्किलात को हल करने में पूरा साथ देंगे। डॉक्टर यूनानी एसोसिएशन की जानिब से यूनानी कॉन्फ्रेंस जो हर साल की तरह मुनक्किद होती है, इस साल भी मुनक्किद की गई। इसके अंदर तमाम ही लेक्चर वगैरह सभी चीजें हुए, यूनानी मामलात पर काफी डिस्कस हुआ और यूनानी में और बीओएमएस वालों को जो प्रॉब्लम्स आती है इस पर भी काफी डिस्कस हुआ। और हमने ये अहद लिया है कि अकोला डिस्ट्रिक्ट यूनानी एसोसिएशन जो है इन तमाम मुद्दों पर और तमाम मसाइलों पर काम करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाली तमाम परेशानियों को हल करने की पूरी कोशिश रही। कांग्रेस के रियासती सदर हर्षवर्धन सबकल ने बीड़ जिले के मसाजिद से 8 मार्च को सद्भावना यात्रा का ऐलान किया है। मार्च का आगाज़ समाजी हम आहंगी के लिए भगवानगढ़ और नारायणगढ़ के अहम रूहानी मकामात पर दुआओं के साथ होगा। इसके बाद पदयात्रा 8 मार्च की सुबह जो मासुजोग से शुरू होगी और 51 किलोमीटर का रास्ता तय करके बीड़ शहर पहुंचेगी, जहां ये सफ़र सद्भावना सभा के साथ इख्तिताम पजीर होगा। ये 8 तारीख से 8 और 9 तारीख के बीच में सद्भावना पदयात्रा का आयोजन बीड़ में हम कर रहे हैं और उसमें महाराष्ट्र की लोगों के दिलों में की और 2 समाज और 2 जातियों के बीच में का सद्भावना बढ़े, ये हमारी कोशिश रहेगी। सर, महाराष्ट्र के बेलगाम में जिस तरह से मराठी भाषा और बाकी का किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमेशा जो महाराष्ट्र एकीकरण समिति के साथ रही है। शिवसेना लीडर नीलम गोरे की जानिब से गैर मुनक़सिम शिवसेना में लीडरों को रिश्वत दिए बगैर कोई ओहदा नहीं देने के इल्ज़ाम पर शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने सख्त रद्दमल का इजहार किया। संजय राउत ने कहा कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार को नीलम के रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। विषय किरकोळ आहे, संपला। बघा, माननीय शरद पवार साहेबांनी काल एक पत्रकार परिषद घेऊन त्या विषयावरती कायमचा पडदा टाकलेला आहे। एका वाक्यात त्यांनी सांगितलं मूर्ख। समर्थ रामदासांनी जी मूर्खांची 10 लक्षणं सांगितलेली आहेत, समर्थ रामदासांनी मूर्खांची जी 10 लक्षणं सांगितलेली आहेत, ही सर्व लक्षणं एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर जे लोक आहेत त्यांच्यात दिसतात, त्यात या बाई आहेत। आणि काल माननीय पवार साहेबांनी सांगितले मूर्खच आहेत हे लोक। आता मूर्खांकडून दुसरी का अपेक्षा करायची? सगळे भ्रष्ट, ज्यांच्यावरती आरोप होते पण त्यांचे गुन्हे उद्योजनी पोटात घातले, अनेकदा पोटात घातले। एकनाथ शिंदेसह सगळ्यांचे गुन्हे उद्धव ठाकरे साहेबांनी पोटात घातले। दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने 1984 के सिख मुखालिफ फसादात केस में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। एडवोकेट एच.एस. होलका का कहना है कि दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने सज्जन कुमार को 2 मुकदमात में उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। फैसले में जज ने लिखा कि सज़ाए मौत नहीं दी गई है क्योंकि सज्जन कुमार की उम्र 80 साल है और वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है। आज कोर्ट ने सज्जन कुमार को डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई है। 2 केस, एक तो मर्डर, 2 सिखों के मर्डर के केस में वो उसमें फांसी उम्र कैद की सजा है, और दूसरा जो घरों को जलाया इन पीड़ितों के भी और बाकी भी जो घरों को जलाया, घरों को लूटा, 436 उसमें भी ये उम्र कैद की लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है। उसके सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा मिलने पर दिल्ली के वजीर मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि वो एसआईटी की तश्कील और केस दोबारा खोलने के लिए वज़ीर आज़म मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का शुक्रिया अदा करते हैं। ये मुकदमात 35 साल से बंद थे और सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, कमलनाथ जैसे लोग वज़ीर आला और MP के तौर पर आज़ाद घूमते थे।
आज सज्जन कुमार को, कांग्रेस के नेता को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है एक बेटे और बाप की हत्या के मामले में। एक बेटे को बाप के सामने जलाया जाता है, बाद में बाप को जलाया जाता है और सज्जन कुमार की निगरानी में सज्जन कुमार के आदेश के अनुसार वह किया जाता है। कोर्ट ने सिर्फ उम्र कैद सुनाई है, पूरा देश फांसी की सजा एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको फांसी की सजा। सिख रहनुमा गुरलाल सिंह का कहना है कि हम सजाए मौत से कम किसी चीज़ को कबूल नहीं करेंगे। हम अदालत के फैसले से खुश नहीं हैं। हम हुकूमत से अपील करेंगे कि वो आला अदालत में जाए और सज्जन कुमार को सजाए मौत की मांग करें। नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि हजारों लोगों की हत्या हो गई हो, सड़क के ऊपर जिंदा जला दिया गया हो और इतने सालों के बाद इंसाफ मिले और वो भी उम्र कैद का, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। हम दरखास्त करेंगे सरकार से कि वो अपील में जाएं, हायर कोर्ट जाएं और वहां से फांसी की सजा लेके आए। दिल्ली असेंबली में आज आबकारी पॉलिसी से मुताल्लिक सीएजी रिपोर्ट पेश की गई। इससे कबल आप की जानिब से कुछ दीगर मामलों को लेकर खूब हंगामा हुआ, जिसके ताल्लुक से बीजेपी का इल्ज़ाम है कि ये सीएजी रिपोर्ट पेश करने में रखना अंदाजी की कोशिश थी। इस दौरान दिल्ली स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने रिपोर्ट को दबा कर रखा हुआ था और रिपोर्ट से मुताल्लिक कुछ गुमराहियां फैलाई जा गई। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक आबकारी पॉलिसी के सबब दिल्ली हुकूमत को मजमूई तौर पर 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। इसकी वजह कमज़ोर पॉलिसी फ्रेमवर्क से लेकर नामुनासिब अमल दरामद समेत कई अहम अनासिर हैं। सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली असेंबली में पेश होने के बाद साबिक वज़ीर आला आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आतिशी ने कहा कि दिल्ली हुकूमत ने पुरानी एक्साइज पॉलिसी की खामियों और बदनवानी को आवाम के सामने बेनकाब किया था। ये रिपोर्ट दिल्ली की आवाम के सामने लाई गई थी। ये गैर कानूनी पॉलिसी थी। आतिशी ने कहा कि ये पॉलिसी वाज़ेह करती है कि आम आदमी पार्टी हुकूमत ने पुरानी पॉलिसी को हटाकर सही फैसला लिया था। दिल्ली असेंबली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने अपोजिशन के 22 में से 21 आम आदमी पार्टी के मेंबरान असेंबली को 28 फरवरी तक 3 दिन के लिए कानून साज असेंबली से मुअत्तल कर दिया है। आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान वाहिद थे जिन्हें मुअत्तल नहीं किया गया क्योंकि वो मंगल के इजलास से गैर हाजिर थे। स्पीकर ने असेंबली इजलास के दूसरे दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना की तकरीर के दौरान नारे लगाने के बाद अपोजिशन लीडर आतिशी और दिल्ली के साबिक वजीर गोपाल राय समेत पार्टी के दीगर MLAs को मुअत्तल कर दिया था। जैसे ही सक्सेना ने अपना खिताब शुरू किया, आप MLAs ने नारे लगाए और कार्रवाई में खलल डाला। आतिशी ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से B.R. अम्बेडकर की तस्वीर हटाकर उनकी बेइज्जती की है। रवि को पूरे दिन के लिए, सोमदत्त को पूरे दिन के लिए। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह का कहना है कि मुल्क बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह अमर रहे। संजय सिंह ने सवाल किया कि बीजेपी बाबा साहब से नफरत क्यों करती है। भारत के संविधान के रचयिता हैं, यानी कि ये देश किन नियमों और कानूनों के मुताबिक चलेगा, ये दिशा देश को देने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। हिंदुस्तान के नौजवान आज भी शहीद आजम भगत सिंह जी से प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने अपना बलिदान दिया हिंदुस्तान की आजादी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जो हमेशा से राष्ट्र विरोधी रही है। DUSU के सदर रौनक कथरी की क़यादत में दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी गेट नंबर 4 पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तलबा ने उनकी 10 मांगों को पूरा करने का मुतालबा किया, जिनमें क्लासरूम्स में AC, कॉलेज में मुफ्त जिम का इंतजाम, तलबा के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पोलो ग्राउंड की तज़यीन, असातिज़ा की बायोमेट्रिक हाज़िरी लाजमी, हॉस्टल और कॉलेज की फ़ीस में इजाफा वापस लेने और नए हॉस्टल्स की तामीर का मुतालबा शामिल था। DSU अध्यक्ष रौनक खत्री की अध्यक्षता में आज DU आर्ट फैकल्टी के बाहर में तमाम 10 मुद्दों को लेकर के आज छात्र जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ठीक पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो बच्चे जो हैं अपने हक की मांग को लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको दबाया जा रहा है, उनको
उनके साथ धक्का मुक्की भी किया जा रहा है। तमाम पुलिस जो है उसको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। लगातार इसको लेकर के पहले भी इस तरीके की घटनाएं जो है वो सामने आई है और लगातार इसको लेकर के भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो छात्र जो हैं वो 10 मांगों को लेकर के अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसको रोका जा रहा है। हालांकि रौनक खत्री द्वारा ये कहा गया है कि लगातार कॉलेज में भी जिस तरीके से वहाँ पर कहीं ना कहीं वॉशरूम्स को लेकर के भी है, बेंचेस को लेकर के, एसीज को लेकर के हैं, तमाम ऐसे मुद्दे जो हैं, बड़े बड़े मुद्दे जो हैं, इसको लेकर के भी लोग जो हैं छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो छात्र जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको रोका भी जा रहा है। उनसे भी जानने की एक बार कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके मुद्दे क्या हैं, क्या कुछ कहने। सर, आप लोगों का क्या मुद्दा है आज जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं इसको लेके? हम यही कहना चाहते हैं कि पानी की समस्या है, फीस की समस्या है, हर कॉलेज में अलग अलग फीस है, उसके चक्कर में ये वीसी का घेराव किया गया है और हमारी ये 5-7 मांगे है, ये मांगे पूरी होनी चाहिए जल्द से जल्द। और जो धरातल से बच्चे आते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। धन्यवाद। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोगों का क्या मांग है आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं? इससे पहले भी आप लोग कई बार इस तरीके के प्रोटेस्ट किए हैं, जिस तरीके से भैया बता रहे हैं कि स्कूल का जो कॉलेज का जो फीस है वो कम करना हो और पानी की समस्या है, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों के? मैं तो भाइयों की तरफ से आया हूँ, भाइयों के चक्कर में आया हूँ मैं। भाई लोकेश भाई हमारा भाई है, इसके चक्कर में आया हूँ मैं, इसलिए। और आपको तो पता होगा ना जिस तरीके से प्रोटेस्ट जो हो रहा है, लगातार आप लोगों को रोका भी जा रहा है, आप लोगों का हक का लड़ाई है, किस तरीके से आप देखते हैं इसको? मैं तो अपने NSUI की शक्ति प्रदर्शन की उससे देखता हूँ इसको, बाकी देखो आगे क्या होता है। तो आपको क्या लगता है भैया कि आप लोग का जो प्रदर्शन जो चल रहा है इससे कॉलेज में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि पुलिस भी जो है आप सारी हमारे कॉलेजों में मांगे हैं, जैसे मूलभूत पानी की मांग है, साफ पानी ना होना, और गर्मियों के टाइम ऐसी बुरी हालत होती है कूलर तक नहीं है कॉलेजों के अंदर, तो AC की हमारी डिमांड है, बायोमेट्रिक की हमारी डिमांड है। काफ़ी ऐसी विभिन्न मुद्दे हैं जिस पर आज ये धरना प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने यूपी में तालीमी भर्तियों को लेकर यूपी हुकूमत को घेरा है। इस मामले पर बाराबंकी के MP तनुज मुनिया ने मुंसिफ टीवी से खुसूसी बातचीत की। उन्होंने कहा कि यूपी के तालीमी घोटाला मध्य प्रदेश के व्यापक घोटाले से भी बड़ा घोटाला हो सकता है। हमारे लीडर राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि समाजी इंसाफ के मामले में महरूम तबके को उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए तनुज पुनिया सर हैं। सर, आज जिस तरीके से आपने जो शिक्षकों को लेकर के जो आवाज़ उठाई है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, बहुत बड़ा ये एक स्कैम है और अगर आप मध्य प्रदेश के व्यापम स्कैम को देखें तो शायद उससे भी बड़ा ये हो सकता है। इसमें जो है हमारे नेता जो बार बार कह रहे हैं, राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय की बात, वंचित वर्ग को उनकी भागीदारी नहीं मिल रही, और ये जो स्कैम है ये सीधे सीधे उसको प्रमाणित करता है। इसमें 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती वाले मुद्दे में 18,500 सीटों पे आरक्षित वर्गों के लोगों को सीट मिलनी थी, नौकरी मिलनी थी, जिसमें से उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल 2,637 आरक्षित वर्गों को नौकरी दी है, आरक्षित वर्गों के लोगों को नौकरी दी है, और जो शेष बचे 15,863 जो सीटें हैं वो अनारक्षित वर्गों को दे दी गई। तो ये सीधे सीधे हमारे संविधान के मूल्यों के खिलाफ है, बाबा साहब की विचारधारा के खिलाफ है और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। सीधे सीधे ये जो बात बार बार हमारे नेता कहते आए हैं कि संविधान को ख़त्म करने का प्रयास है, संविधान को बदलने का प्रयास है, ये सीधे सीधे दिखाता है, आपको प्रमाणित करता है कि किस तरह से संविधान के माध्यम से दिए हुए आरक्षण को ये बैकडोर से ख़त्म कर रहे हैं। तो इसमें हमारी ये मांग है कि इसको उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो इस पूरे प्रकरण की। जो हक मारा गया है SC, ST और OBC छात्रों का, अभ्यर्थियों का, उनका हक उनको वापस दिया जाए, और जो धरना दे रहे हैं लोग इस प्रकरण में, उनके ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, वो बंद किया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।